हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकेंड, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कॉम्परेटिव एनाटॉमी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इसके आंसर को भी देखेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में रिपीट किए गए हैं। ठीक है, ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं के हम आंसर को भी देखते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पैडोजेनेसिस की पैडोजेनेसिस क्या होता है। तो देखिए, सिंपल भाषा में यदि हम बताएं पैडोजेनेसिस क्या होता है, तो जब कोई एनिमल्स अपने लार्वा स्टेज में ही ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने लगे तो उसको क्या कहा जाता है, उसी को कहते हैं पैडोजेनेसिस। ठीक है, यानी कोई एनिमल्स अपने लार्वा स्टेज में ही है तभी वो स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने लग रहा है। जबकि एक नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल क्या होना चाहिए कि कोई एनिमल से सबसे पहले लार्वा स्टेज में गया, अब इस लार्वा स्टेज से वो जाएगा एडल्ट स्टेज में मेटामॉर्फोसिस के द्वारा। आप लोग को पता होगा कि लार्वा से एडल्ट में जाने के लिए उसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। अब मेटामॉर्फोसिस के बाद जब वो एडल्ट में गया उसके बाद इसको क्या करना चाहिए, ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन ऐसा एनिमल जो कि लार्वा स्टेज में ही है फिर भी वो अपने ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैडोजेनेसिस कहते हैं। तो थ्योरी के माध्यम से समझिए, पैडोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पैडोजेनेसिस जो होता है ये रिप्रोडक्शन का एक प्रकार होता है वेयर यंग और इमेच्योर एनिमल, जिसमें यंग और इमेच्योर एनिमल्स यानी यूजुअली लार्वल स्टेज, वो अभी तक अपने लार्वा स्टेज में ही है, कैन प्रोड्यूस ऑस्प्रिंग, वो अपने ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है अपने लार्वा स्टेज में ही विदाउट बिकमिंग फुली ग्रोथ एडल्ट। यानी अभी तक वो एडल्ट नहीं बना है, उसका ग्रोथ अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अपने भी लार्वा स्टेज में ही है, फिर भी वो जो होता है ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, पैडोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, आगे बताया गया है इट इज कॉमनली ऑब्जर्व इन सम इंसेक्ट, ये आपको कुछ इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा जैसे कि गाल में गेज हो गया, एंड इन एम्फीबियंस, और आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा जैसे कि सेलामेंडर के कुछ स्पीसीज हो गए। ठीक है, सेलामेंडर के कुछ जो स्पीसीज होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। और यदि आप एग्जांपल देना चाहें तो फेसियोला हिपेटिका जो होता है उसमें भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो फेसियोला हिपेटिका जो अपने लार्वा स्टेज में जब रहता है तभी वो क्या करता है कि अपने ऑस्प्रिंग को लाने लगता है। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग को ये देखने को मिलेगा। तो पैडोजेनेसिस आप लोग को समझ में आ गया कि क्या होता है, यानी कोई एनिमल्स अपने जब लार्वा स्टेज में ही अपने ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर दे रहा है तो उसको कहा जाता है पैडोजेनेसिस। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नियोटेनी की तरफ कि नियोटेनी क्या होता है। तो नियोटेनी में क्या होता है, नियोटेनी इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वेयर आर ऑर्गेनिज्म रिटेन जुवेनाइल और लार्वल ट्रेट्स इनटू एडल्टहुड, यानी अपने एडल्ट अवस्था में ही कोई भी एक एनिमल है वो जाता है पहले लार्वा में, लार्वा से गया एडल्ट में, तो वो एनिमल्स जो होता है जब अपने एडल्ट स्टेज में भी अपने लार्वा के कैरेक्टर्स को शो करता है तो उसको हम कहते हैं नियोटेनी कहते हैं। ठीक है, पैडोजेनेसिस में आपने देखा था कि लार्वा ही ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर दे रहा है, उसको पैडोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन नियोटेनी में क्या होता है कि कोई एनिमल्स अपने एडल्ट स्टेज में आ गया है, यानी एडल्ट स्टेज में है, फिर भी वो लार्वा के कैरेक्टर्स को क्या करता है, रिटेन यानी धारण किया हुआ है अपने अंदर, जो होता है ये एडल्ट लार्वा के कैरेक्टर को अपने अंदर धारण किया है, तो उसको हम कहते हैं नियोटेनी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन अदर वर्ड यदि दूसरे शब्दों में देखें तो द एडल्ट फॉर्म लुक और बिहेव, जो एडल्ट होता है वो कैसा बिहेव करता है, लाइक द यंगर स्टेज, यानी लार्वा, जो यंगर स्टेज इसका क्या होगा, लार्वा स्टेज होगा ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, ये जो एडल्ट है जब ये अपने अंदर लार्वा के कैरेक्टर्स या लार्वा के बिहेवियर को शो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नियोटेनी, जो कि हमने आप लोग को बताया। अभी आगे बताया गया है दिस कैन अकर्स इन बोथ एनिमल एंड ह्यूमन एंड इज सीन इन स्पीसीज लाइक एक्जोलोटल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, ये आप लोग को एक्जोलोटल जो होता है उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्जोलोटल का कैरेक्टर्स होता है कि जब वो अपने लार्वा स्टेज में होता है तो वो गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन करता है। ठीक है, अब ये गिल्स जो होता है ये इसके पूरे लाइफ साइकिल्स में देखने को मिलता है, जो कि एक लार्वा का कैरेक्टर है। गिल्स क्या है, एक्जोलोटल के लार्वा का कैरेक्टर है, लेकिन इसे एडल्टहुड यानी एडल्ट स्टेज में जब जा रहा है तब भी ये देखने को मिलता है, इसलिए ये नियोटेनी के अंतर्गत आता है। आगे बताया गया है नियोटेनी कैन आल्सो रिफर्स टू ट्रेट्स लाइक लार्ज आइज। नियोटेनी में और भी क्या देखने को मिलता है, तो उस एनिमल्स के जो आंखें होती हैं वो लार्ज होती है, जो नियोटेनी जो शो करते हैं ना उनकी जो आंखें होती है वो कैसा होता है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। एंड पेयरफुल बिहेवियर्स इन एडल्ट एनिमल, और जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं वो कैसा बिहेवियर करते हैं, तो बहुत ही चंचल व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं एडल्ट होने के बाद भी। ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया, डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा नियोटेनी एंड पैडोजेनेसिस में। ये जो नियोटेनी
होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो एनिमल्स है वो ऑस्प्रिंग को पैदा किया तो वो ऑस्प्रिंग सबसे पहले इसमें गया लार्वा स्टेज में गया, अब ये लार्वा से ही क्या होगा, एडल्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई भी ऑस्प्रिंग लार्वा स्टेज में ही क्या करने लग रहा है, यदि अपने ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, अपने बच्चों को जन्म दे सकता है, तो उसको कहा जाता है पैडोजेनेसिस। लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज में होने के बाद भी ये लार्वा के कैरेक्टर को शो कर रहा है, एडल्ट के अंदर लार्वा का कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नियोटेनी कहते हैं। समझ में आ गया ना, नियोटेनी पैडोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में कि एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। तो ये आप लोग को देखेंगे तो जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एक ह्यूमन की बॉडी में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें 80 बोन होते हैं और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें 126 बोन होते हैं। तो ये टोटल आप जोड़ेंगे तो 206 हड्डियां हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको 2 भाग में बांटा गया है, जो बोन होता है ह्यूमन का उसको। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से एक्सियल स्केलेटन होते हैं। तो द एक्सियल स्केलेटन्स एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन्स 2 मेजर पार्ट होते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का। आगे बताया गया है एक्सियल स्केलेटन में देखेंगे तो दिस फॉर्म द सेंट्रल कोर होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितना आप लोग को व्हाइट में ये दिखाया गया है, ये सभी ये क्या है आप लोगों का एक्सियल स्केलेटन है, जितना व्हाइट में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सेंट्रल कोर है ऑफ द बॉडी का एंड ये सपोर्ट करता है हेड को, नेक को एंड ट्रंक को। आगे बताया गया इसमें टोटल कितने बोन होते हैं, तो टोटल 80 बोन इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा एक्सियल स्केलेटन में। आगे बताया गया है इसमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है स्कल, आप लोग को ये देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, स्कल है, ठीक है। तो जो स्कल होता है ये किस में हेल्प करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। आगे है वर्टिब्रल कॉलम, या जो बीच का आप लोग को देखने को मिल रहा है लंबा सा, जो आपकी पीठ की जो हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम उसको कहते हैं। आगे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा रिब केज, रिब केज क्या होता है, ये इसको क्या कहा जाता है, इसको रिब केज कहा जाता है। आगे आप लोग को बताया गया हाइयोइड बोन, हाइयोइड बोन कहाँ पे होता है, तो ये आप लोग का जस्ट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है हाइयोइड बोन, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसका फंक्शन क्या होता है। तो प्राइमरी फंक्शन टू द प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गेनिज्म, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं इसके अंदर उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है एंड प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें हमने आप लोग को बताया कि टोटल 126 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें कि आप लोगों का जो हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सभी जो हो गए इसको कहा जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लिम्ब, इसमें लिम्ब होते हैं यानी आपके हाथ पैर हो गए, एंड बोन्स डेट अटैच होता है एक्सियल स्केलेटन से, ये एक्सियल स्केलेटन से अटैच होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लोग का एक्सियल स्केलेटन है, इससे ही आपके जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है वो अटैच होता है। आगे बताया गया है इसमें कौन कौन से जो बोन होते हैं। तो सबसे पहला है अपर लिम्ब, जो कि आप लोग को यहाँ दिखाया गया है, ये क्या है, अपर लिम्ब है आप लोगों का दोनों हाथ। एंड नेक्स्ट होता है लोअर लिम्ब, जो कि आप लोग का पैरों को दिखाया गया है, इसको लोअर लिम्ब कहा जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्दन यहाँ पे आप लोग को कंधों पर यहाँ पे ये जो देखने को मिल रहा है इसको कहा जाता है पेक्टोरल गर्डल। नेक्स्ट है पैल्विक गर्डल, जो कि आप लोग को यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये पैल्विक गर्डल है। तो टोटल इतना आप लोगों का होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। आगे बताया गया इसका फंक्शन क्या है। तो इट मेन फंक्शंस इज टू इनेबल मूवमेंट में हेल्प करता है एंड सपोर्ट करता है बॉडी के अपेंडेजेस को, ठीक है। जो बॉडी अपेंडेजेस होती हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सिलोम ऑफ बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस के सिलोम के बारे में। तो जो सिलोम होता है बेलेनोग्लोसस का, इस ट्रू सिलोम होता है, ठीक है। एंड ट्रिपार्टाइल सिलोम होता है एंड डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, और 3 रीजन में डिवाइड होता है। बेलेनोग्लोसस के स्ट्रक्चर में आप देखे होंगे कुछ इस तरीके से बेलेनोग्लोसस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि सबसे पहले इसका होता है प्रोबोसिस होता है, उसके बाद कॉलर होता है एंड ट्रंक होता है। तो प्रोबोसिस में आप लोगों को एक सिलोम देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, प्रोबोसिस का सिलोम होता है। उसके बाद देखेंगे तो जो कॉलर वाला रीजन होता है यहाँ पे आप लोगों को 2 सिलोम इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ट्रंक वाला रीजन यहाँ पे ये होता है, इसमें भी आप लोगों को टोटल 2 सिलोम इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे कितने सिलोम आप लोग को देखने को मिले, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे हो गया,
2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, यानी टोटल 5 सीलोम आप लोग को देखने को मिले हैं। ठीक है, और कितने रीजन में होता है, तो ये 3 रीजन में होता है। यानी प्रोबोसिस के सीलोम को कहा जाता है प्रोटोसील, एंड कॉलर के सीलोम को कहा जाता है मीजोसील, एंड जो ट्रंक का सीलोम होता है उसको कहा जाता है मेटासील कहा जाता है। तो प्रोबोसिस का सीलोम जो होता है उसको लोकेटेड कहाँ होता है, प्रोबोसिस रीजन में होता है, जो कि फ्रंट का रीजन होता है। इट हेल्प द मूवमेंट एंड फीडिंग, ये हेल्प किस में करता है, तो मूवमेंट में और फीडिंग में हेल्प करता है, जो प्रोबोसिस का सीलोम होता है। नेक्स्ट है मीजोसील, जो कि कॉलर रीजन में पाया जाता है। ये आप लोग के फाउंड कॉलर एरिया में पाया जाता है। ये सपोर्ट करता है नर्वस सिस्टम्स एंड असिस्ट इन मूवमेंट में। एंड नेक्स्ट है आप लोग का मेटासेल, जो कि ट्रंक रीजन में पाया जाता है। द लार्जेस्ट पार्ट होता है ट्रंक का, और ये प्रोवाइड्स करता है बॉडी के सपोर्ट को, एंड हेल्प करता है सर्कुलेट फ्लूइड फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर रिमूवल के लिए। तो ये आप लोगों का बेलेनोग्लोसस के सीलोम के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं व्हील ऑर्गन की। व्हील ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो द व्हील ऑर्गन्स इज सेंसरी फीचर्स इन मैराइन इनवर्टिब्रेट्स सच एज बेलेनोग्लोसस। जो बेलेनोग्लोसस, जिसको कि एक्रोन वॉर्म भी कहा जाता है, ये क्या होता है, उसके अंदर जो होता है सेंसरी फीचर्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, जिसमें कि सबसे पहला इसका पोजीशन कहाँ होता है, तो लोकेटेड इन द कॉलर रीजन। ये कॉलर रीजन में आप लोग को देखने को मिलेगा, जस्ट बिहाइंड द प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के जस्ट बिहाइंड, यानी प्रोबोसिस जो होता है इसके जस्ट नीचे ये जो कॉलर रीजन है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बताया गया इसका पर्पज क्या होता है, तो डिटेक्ट करता है इन्वायरमेंटल चेंज को, इंक्लूडिंग वाटर करेंट एंड फूड पार्टिकल्स के लिए। एंड कंपोजिशन यदि देखा जाए तो मेडअप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स होते हैं। दिस ऑर्गन्स हेल्प द ऑर्गेनिज्म सेंस इट्स सराउंडिंग फॉर बेटर फीडिंग एंड सर्वाइविंग के लिए। ठीक है, यानी विशेष संवेदी कोशिकाओं से बना है, और यह जीव को बेहतर भोजन और जीवित रहने के लिए अपने आसपास के वातावरण को समझने में क्या करता है, मदद करता है। हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है ट्यूनिकेटा के बारे में कि ट्यूनिकेटा क्या होता है। तो देखिए, ट्यूनिकेटा जो होता है आल्सो नोन एज यूरोकोडेट, ये फाइलम यूरोकोडेट भी इसको कहा जाता है, जो कि मैराइन वर्टिब्रेट्स होते हैं। इन अलग रहेगा यहाँ पे, ठीक है, मैराइन वर्टिब्रेट्स होते हैं। एंड कॉमनली रिफर्स टू ए सी स्क्वायर, इसको क्या कहा जाता है, सी स्क्वायर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों सी स्क्वायर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉडी में जो पानी भरता है ना, तो इससे जो होता है बहुत ही तेजी से इसका जो वाटर होता है फुहारे के रूप में निकलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सी स्क्वायर भी कहा जाता है। और ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है, यूरोकोडेट के जो एनिमल्स होते हैं उनको। क्यों ट्यूनिकेट से कहा जाता है, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है इसके ऊपर जो होता है ट्यूनिकेट्स की कवरिंग पाई जाती है, इसलिए इसको ट्यूनिकेट से कहा जाता है। ठीक है, आगे बताया गया दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर एंड लाइफ स्टाइल। आगे अब हम इसके देख लेते हैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। जितना भी फाइलम यूरोकोडेट के अंतर्गत आते हैं एनिमल्स, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो दे हैव टफ आउटर कवरिंग। इसमें क्या होता है, बॉडी के ऊपर टफ आउटर कवरिंग पाया जाता है, जिसको ट्यूनिक कहा जाता है। इसी की वजह से तो इसका नाम क्या पड़ा है, फाइलम यूरोकोडेटा के एनिमल्स का नाम क्या पड़ा, ट्यूनिकेटा पड़ा। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी पे एक टफ कवरिंग पाया जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं, ट्यूनिक कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इस एनिमल को ट्यूनिकेटा कहते हैं। और इसका जो बॉडी का शेप होता है वो कैसा होता है, तो बैग शेप का होता है। यानी आप देख रहे होंगे इसके अंदर क्या है, आप लोग को खाली जगह दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बैग शेप। अब नेक्स्ट इसका लाइफ साइकिल के बारे में यदि हम देखें तो ट्यूनिकेट्स है फ्री स्विमिंग लार्वा। यानी ट्यूनिकेट्स आप लोग को पता है ये मैराइन एनिमल है, मतलब जल में रहेगा, आप लोग को समुद्रों में आप लोग को देखने को मिलेगा। अब इसका जो लार्वा बनता है वो कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, यानी फ्री रूप से स्विमिंग करता रहता है। और आप लोग को पता होगा कि जो यूरोकोडेट होता है उसके केवल टेल में ही क्या पाया जाता है, नोटोकोड पाया जाता है। ठीक है, यूरो मतलब क्या होता है कि इसके केवल टेल स्टेज में ही क्या पाया जाता है, यूरो मतलब होता है टेल, एंड कोडेट मतलब होता है नोटोकोड। ठीक है, यानी इसके जितने भी एनिमल्स आते हैं कि इसके टेल में ही आप लोगों को नोटोकोड देखने को मिलेगा। तो यदि आप देखें यूरोकोडेट में, तो इसका जो लार्वा होता है, लार्वा के केवल टेल में नोटोकोड देखने को मिलेगा। वही जब ये अपने एडल्ट स्टेज में आ जा रहा है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा, जब ये एडल्ट स्टेज में आता है तो इसका एडल्ट कैसा होता है, वो सेसाइल होता है। इस तरीके से ये आप लोग को एडल्ट स्टेज इसका दिखाया गया है, जो कि सेसाइल है, यानी किसी सबस्ट्रेट से चिपका हुआ है। और साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार का आपको नोटोकोड देखने को नहीं मिलेगा। केवल इसका जब लार्वा होता है तो उसके लार्वा में ही नोटोकोड देखने को मिलता है। आगे हम इसके फीडिंग की बात करें तो दे आर फिल्टर फीडिंग, ये फिल्टर फीडिंग होते हैं। ड्राइविंग इन वाटर थ्रू ऑन इन करंट सिफोन टू कैप्चर प्लैंकटन।
ठीक है। इन करंट सिफोन के द्वारा ये किसको कैप्चर करते हैं, तो प्लैंकटन जो होते हैं इसको खाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसके हैबिटेट की बात करें तो फाउंड इन मैराइन इन्वायरमेंट में ये आप लोग को देखने को मिलते हैं। दे कैन बी सोलिटरी और कॉलोनियल, ये अकेले भी आप लोग को देखने को मिल सकते हैं या फिर ये कॉलोनी में भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी आप लोग से पूछा जाता है, इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें जो कि है कैरेक्टर्स ऑफ कोडेट, कोडेट्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं ये आप लोग से पूछा जा सकता है। तो कोडेट्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट शेयर सर्टेन की कैरेक्टर्स सम स्टेज ऑफ दियर डेवलपमेंट, यानी अपने पूरे लाइफ साइकिल्स में जब इसका पूरा लाइफ साइकिल्स होता है तो वो अपने किसी न किसी स्टेज में उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो आप लोग को बताया गया है कि लगभग ये कैरेक्टर्स इसको पूरे लाइफ साइकिल्स में कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, जो कोडेट के एनिमल्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, नोटोकोड। जैसे कि हमने आप लोग को बताया कि जो यूरोकोडेट होता है केवल उसके लार्वा के टेल में ही नोटोकोड देखने को मिल रहा है। उसके बाद जितने भी कोडेट होते हैं ना उनके लगभग पूरे बॉडी में देखने को मिलता है एडल्ट स्टेज में ही। लेकिन यूरोकोडेट एक ऐसा एनिमल्स है जिसमें कि क्या होता है कि जो नोटोकोड होता है केवल उसके लार्वा के टेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो नोटोकोड क्या होता है, ये कोडेट का एक कैरेक्टर्स होता है जो कि कोडेट के जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें सब में देखने को ये मिलता है। और फ्लेक्सिबल रोड होता है फॉर सपोर्ट के लिए, जो कि आप लोग में जो होता है कि जो ह्यूमंस जो होते हैं जैसे कि जो हमारे हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर ये नोटोकोड ही हमारे किस में चेंज हो जाता है, तो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया नोटोकोड कैसा होता है, तो ये फ्लेक्सिबल रोड फोर्स होता है, रोड लाइक होता है और ये सपोर्ट में हेल्प करता है। ऑप्टेन रिप्लेस बाय द स्पाइन्स इन वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स में ये क्या होता है, स्पाइन या फिर इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम में ये क्या हो जाता है कि रिप्लेस हो जाता है नोटोकोड जो होता है। आगे आप लोग को दिया गया है डोर्सल होलो नर्व कार्ड, ये भी आप लोगों को कोडेट का ही कैरेक्टर है, यानी कोडेट के एनिमल्स में देखने को मिलता है। ये लोकेटेड होता है अबव द नोटोकोड, डेवलप इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नोटोकोड के एबव में आप लोग को ये देखने को मिलेगा और ये किसको डेवलप करता है, तो ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट है आप लोग का फेरेंजियल गिल्सलिट्स होता है और नेक्स्ट है आप लोग को पोस्ट एनल टेल होता है एंड इंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड, ये भी आप लोग को कोडेट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स होते हैं हमारे कोडेट्स के, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि कोडेट के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कोडेट के कैरेक्टर्स में यदि आप लोग को वेरी शॉर्ट में हमेशा पूछा जाता है तो आपका नोटोकोड हो गया, डोर्सल होलो नर्व कार्ड हो गया, फेरेंजियल गिल्सलिट्स हो गए, पोस्ट एनल टेल हो गया, इंडोस्टाइल्स हो गए, ये आप लोगों को कोडेट्स के कैरेक्टर्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ओरल हुड के बारे में, जो एम्फियोक्सस का ओरल हुड होता है उसके बारे में। तो एम्फियोक्सस में आप देखेंगे का जो ओरल हुड होता है ये की स्ट्रक्चर होता है लोकेटेड इन फ्रंट एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग द माउथ, माउथ के सराउंडिंग देखने को मिलेगा। देखिए स्ट्रक्चर से समझिए, ये आप लोग को एम्फियोक्सस दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये इसका है ओरल हुड। ठीक है, इस एम्फियोक्सस का ये क्या है, ओरल हुड है। तो इसके बारे में आप लोग से पूछा है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो द ओरल हुड इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर, ये इसका एंटीरियर रीजन है, ये इसका पोस्टीरियर रीजन है इस एम्फियोक्सस का। तो ये आप लोगों को देखिए एंटीरियर रीजन में देखने को मिलता है, वो भी वेंट्रली प्रेजेंट है। ठीक है, वेंट्रल साइड में है, ये डोर्सल साइड हो गया इसका, ये वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड में आप लोग को देखने को मिलेगा। एम्फियोक्सस सराउंडिंग द माउथ, माउथ के सराउंडिंग ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका देखिए ये जो आप लोग को दिखाया गया है ना, इसका बिल्कुल जो होता है अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप देखिए क्या है, एम्फियोक्सस में ये जो बीच में आप लोग को ये देखने को मिल रहा है ना, ये इसका क्या है, माउथ है, और ये इसका चारों तरफ से इसका क्या है, ये इसका ओरल हुड है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो ये क्या है, माउथ के चारों तरफ ही जो होता है कि आप लोग को देखने को मिलेगा। आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका ओरल हुड होता है कंसिस्ट क्या रहता है, सीरीज ऑफ टेंटिकल्स, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। सीरीज में क्या प्रेजेंट है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ओरल सिराई कहा जाता है। डेट हेल्प फिल्टर फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर, यानी यहाँ पे इसका देखिए ये क्या है, माउथ है, माउथ से क्या जाता है, वाटर जाता है। वाटर जब इंटर करता है तो वाटर के साथ साथ कुछ जो होते हैं इसके खाने वाले जो भी मटेरियल्स होते हैं वो भी इंटर करते हैं। तो ये यहाँ से क्या करता है, ये जो इसका ओरल सिराई है, इसी ओरल सिराई के द्वारा ये क्या करता है, इसको फिल्टर करने का काम करता है और फिल्टर करके जो इसके खाने वाला पदार्थ होता है उसको ये खा लेता है। ठीक है, आगे बताया गया है वाटर फ्लो के बारे में। तो वाटर इंटर करता है माउथ से थ्रू द ओरल हुड, ओरल हुड के द्वारा, ये आप लोग का ओरल हुड है, इसका एम्फियोक्सस का ओरल हुड है। अब इसका ये जो माउथ है
इससे क्या करता है कि वाटर इसमें एंटर करता है, पासेस ओवर द गिल स्लिट्स। अब ये कहाँ जाएगा, गिल स्लिट्स में जाएगा फॉर गैस एक्सचेंज के लिए। उसके बाद देन एक्सपेलेट आउट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी में जाएगा। दिस फ्लो इज इसेंशियल फॉर बोथ रेस्पायरेशन एंड फीडिंग। अब ये किस में हेल्प करता है, तो दोनों में हेल्प कर रहा है। सबसे पहला किस में, रेस्पायरेशन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी से जा रहा है जो वाटर है। अब वाटर जब जा रहा है तो उसी के द्वारा ये क्या करता है कि सेलेक्टिबल फीडर होता है, तो सेलेक्ट कर लेता है जो भी चीज़ को इसको खाने का रहता है उसको फिल्टर कर लेता है और खा लेता है, और उसके बाद ये क्या करता है, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 2 पॉइजनस स्नेक के बारे में कि 2 पॉइजनस स्नेक का नाम लिखे। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला है किंग कोबरा, दूसरा है रसेल वाइपर। आप लोग से इंडियन यदि पूछ दे कि इंडियन 2 पॉइजनस स्नेक का नाम लिखिए तो भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला किंग कोबरा जो कि लार्जेस्ट विनिमस स्नेक होता है, यानी सबसे लार्जेस्ट जहरीला सांप होता है ये, एंड रीचिंग अप टू 18 फीट, और ये 18 फीट का होता है। फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इट्स न्यूरोटॉक्सिक विनम कैन कोज करता है पैरालाइसिस एंड रेस्पायरेटरी फेल्योर को, ठीक है। इसका जो जहर होता है वो किसको किसको कोज कर सकता है, तो पैरालाइसिस करता है और रेस्पायरेटरी फेल्योर को कोज करता है। नेक्स्ट है रसेल वाइपर के बारे में, जिसको कि डेबोइया रूसेली कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि दिस स्नेक इज नोन एज इट्स डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ डार्क स्पॉट ऑन ब्राउन बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह सब भूरे रंग की पृष्ठभूमि वाले काले धब्बे के अपने विशिष्ट पैटर्न के लिए जाना जाता है। आगे इट्स विनम इज हिमेटोक्सिक, ठीक है, इसका जहर हिमेटोक्सिक होता है। कोजिंग टिश्यू डैमेज, ये क्या कोज करता है, तो टिश्यू डैमेज को कोज करता है। आगे एंड इंटरनल ब्लीडिंग, और इंटरनल ब्लीडिंग होता है यानी आप लोग के बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग होने लग रही है। तो यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड आगे जा नहीं पाएगा, तो इससे भी आपकी मृत्यु हो जाएगी। एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी स्नेक बाइट इंसिडेंट इन इंडिया, और यह भारत में कई सर्पदंश की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो आप लोग से 2 पॉइजनस स्नेक का नाम यदि पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहला किंग कोबरा, दूसरा है रसेल वाइपर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2 फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में कि ऐसा बर्ड जो कि उड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे 2 बर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहला है ओस्ट्रिक। ओस्ट्रिक जो होता है ये भी उड़ नहीं सकता है, और दूसरा है पेंगुइन। पेंगुइन आप देखे होंगे, ये भी क्या होता है, उड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं। अब ओस्ट्रिक क्या होता है, तो ओस्ट्रिक जो होता है अफ्रीका के मूल निवासी शुतुरमुर्ग सबसे बड़े जीवित पक्षी है। इसको हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं ओस्ट्रिक को। ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। उनके पैर और गर्दन लंबे होते हैं और वे अपनी गति के लिए जाने जाते हैं जो 45 मील प्रति घंटे तक दौड़ने में सक्षम है। और दूसरा जो कि आप लोग का पेंगुइन, ये क्या होता है, मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में खास करके अंटार्कटिका में पाए जाने वाला पेंगुइन अपने विशिष्ट काले और सफ़ेद रंग और उड़ने के बजाय तैरने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। तो ये 2 आप लोगों के फ्लाइटलेट्स बर्ड के बारे में है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।